हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पार्ट नंबर 4 की वीडियो लेके आए। इससे पिछली वीडियो में इस पार्ट के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको इनसे पिछले वाले क्वेश्चनों को आंसर को देखना है तो आप इसमें पिछली वीडियो में उसे देख सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें उसके आगे के क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनीन के लिए आवश्यक क्यों है। मतलब जो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनीन के लिए आवश्यक, तो आंसर इसका डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो अपने गुण एक कोशिका से संतानती कोशिकाओं में कोशिकाओं के विभाजन के समय स्थानांतरित कर देता है। ये जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। इस प्रकार से नए जीव वही गुण बनाए रखते हैं। यह किसी जाति विशेष के गुणों को बनाए रखता है। मतलब जो डीएनए होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। मतलब जो अपने पिता में होते हैं वही उनके बेटे में होते हैं। मतलब जो माँ बाप में होते हैं वही उनके बच्चों में होते हैं। जो अपने गुण एक कोशिका से संतानती कोशिकाओं में कोशिका के विभाजन के समय स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, वो उसके अंदर उनको विभाजित कर देते हैं और उसके बाद तो जो संतान उत्पत्ति होती है उसके अंदर भी वही सब चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर होती हैं। यह जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। मतलब जो जीवन की निरंतरता होती है वो उसको ये डीएनए बनाए रखता है। इस प्रकार से वह जीव वही गुण बनाए रखता है जो ये किसी जाति विशेष के गुणों को बनाए रखता है। मतलब ये वही गुण बनाता है जो उनके डीएनए जिनके जरिए डीएनए होता है उनके ही होते हैं। तो ये किसी जाति को नहीं बल्कि ये उन्हीं व्यक्ति के से चीज़ों को लेता है जिसका ये डीएनए होता है। मतलब अगर माता पिता हैं तो उनका डीएनए जो होगा वो अपने बच्चों से बिल्कुल 100% मैच कराएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, तो आंसर है उत्तर है पहले परागण के बारे में बताया गया है। तो परागण का क्या है कि वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्ती कारक तक पहुँचते हैं परागण कहलाती है। मतलब वो क्रिया जिसमें परागकण मतलब जो पराग होते हैं वो स्त्री केसर के वर्ती कारक तक पहुँचते हैं वो परागण कहलाती है। फिर दूसरा, ये जनन क्रिया का प्रथम चरण है। मतलब जो जनन क्रिया होती है उसका प्रथम चरण है। नंबर 3, परागकण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वयं परागण और परपरागण। तो और चौथा नंबर है, परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। नंबर 5, अनेक परागकणों का नुकसान होता है। नंबर 6, इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है। नंबर 7, इस क्रिया के पूरा हो जाने पर निषेचन क्रिया पूरी होने की आशा रहती है। तो मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि परागकण की वो क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर तक मतलब उससे स्त्री के जरिए पहुँचते वो परागकण कहलाती है। ये जनन क्रिया का मतलब जो जन्म देने के लिए ये चरण कौन सा होता है, प्रथम। परागकण किन्हीं 2 क्रियाओं को देते हैं, जैसे एक स्वयं परागण मतलब जो स्वयं से परागण हुआ हो, जो पर परागण मतलब जो किसी दूसरे के जरिए परागण किया गया है। नंबर इस पे अगला 4th पे था कि परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता। तो जो परागकण होते हैं उनके स्थानांतरण के लिए वाहकों की जो आवश्यकता होती है वो वाहक होते हैं तितली, भंवरे, मधुमक्खी, जो एक जगह से परागकण को ले जाकर दूसरे फूलों पर रखते हैं जिससे क्रिया निषेचन होती है। फिर अगला है, अनेक परागकणों का नुकसान होता है। मतलब क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मधुमक्खी और भंवरे और तितलियाँ जिस फूल पे बैठे उसके बाद ही वो किसी दूसरे फूल पे बैठे हैं। हो सकता है वो कहीं और जाकर बैठ जाएं, तो इससे क्या होता है, परागकणों का नुकसान होता है। जब ये तितली, भंवरे या मधुमक्खी फूलों पर बैठते हैं तो उनके पैरों में वो परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे पेड़ों पर बैठती हैं या फूलों पर बैठती है तो वो परागकण उसमें चिपक जाते हैं। 6वां, इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है। मतलब विशेष लक्षण जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। फिर नंबर 7, इस क्रिया को पूरे हो जाने पर निषेचन क्रिया पूरी होने की आशा होती है। मतलब अगर ये प्रक्रिया हो जाती है स्वयं परागण की या बहुपरागण की, तो उससे क्या होता है कि जो निषेचन की क्रिया हो उसकी फुल होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ है। यहाँ पर परागण क्रिया निषेचन के बारे में समझाया गया है कि परागण क्रिया निषेचन क्या होता है। तो यहाँ पर अभी परागण का बताया है, इसके बाद वाली वीडियो में इसके आगे का
बताया जाएगा, जिससे हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये परागकण की जो क्रिया होती है ये कैसी होती है और ये किस तरीके से लाभदायक होती है। तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आपको समझाया गया है कि ये परागकण की क्रिया कैसी होती है। इससे पहले वाले में मैंने आपको डीएनए समझाया था। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।